बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शशांक ने जो जानकारी हमें दी वो बहुत जरूरी है और हम सबके काम आएगी। साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई और आशंका हो, तो सही सोर्स से ही जानकारी लें। आपके जो फैमिली डॉक्टर हो, आसपास के जो डॉक्टर्स हो, आप उनसे फोन से संपर्क करके सलाह लीजिए। मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत से डॉक्टर खुद भी ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कई डॉक्टर्स सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं, फोन पर व्हाट्सएप पर भी काउंसलिंग कर रहे हैं। कई हॉस्पिटल की वेबसाइटें हैं जहां जानकारियां भी उपलब्ध हैं और वहां आप डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। ये बहुत सराहनीय है। मेरे साथ श्रीनगर से डॉक्टर नावीद नजीर शाह जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नावीद श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। नावीद जी अपनी देखरेख में अनेकों कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं और रमजान के इस पवित्र माह में डॉक्टर नावीद अपना कार्य भी निभा रहे हैं और उन्होंने हमसे बातचीत के लिए समय भी निकाला है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। नावीद जी नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर नावीद, मन की बात के हमारे श्रोताओं ने इस मुश्किल समय में पैनिक मैनेजमेंट का सवाल उठाया है। आप अपने अनुभव से उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तो कश्मीर में जो सबसे पहला हॉस्पिटल डिजिग्नेट हुआ एज कोविड हॉस्पिटल वो हमारा सीरी हॉस्पिटल था, जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है। तो उस टाइम एक खौफ का माहौल था, लोगों में तो था ही। वो समझते थे शायद कोविड का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा ये। और ऐसे ही जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर साहिबान या पैरामेडिकल स्टाफ काम करते थे, उनमें भी एक खौफ का माहौल था कि हम इन पेशेंट्स को कैसे फेस करेंगे, हमें इन्फेक्शन होने का खतरा तो नहीं है। लेकिन जो ही टाइम गुजरा, हमने भी देखा कि अगर पूरी तरीके से हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहने और एहतियाती तदाबीर जो है उन पे अमल करें तो हम भी सेफ रह सकते हैं और हमारा जो बाकी स्टाफ है वो भी सेफ रह सकता है। और आगे आगे जब भी हम देखते गए तो ये मरीज, जो कुछ लोग बीमार थे, कुछ एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनमें कोई बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, हमने देखा कि करीब करीब 90-95% से ज्यादा जो मरीज हैं वो खुद विदाउट एनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं। तो वक्त जैसे गुजरता गया तो लोगों में जो कोरोना का एक डर था वो बहुत कम हो गया। आज की बात जो हम ये सेकंड वेव जो इस टाइम हमारी आई है इस कोरोना में, इस टाइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पे भी हम अगर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो एसओपीज है, अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हमें अवॉइड करें, तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। डॉक्टर नावीद, वैक्सीन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं, जैसे कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलेगी, वैक्सीन के बाद कितना आश्वस्त रह सकते हैं। आप कुछ बात इसमें बताएं तो श्रोताओं को बहुत लाभ होगा। जब कोरोना का इन्फेक्शन सामने आया तब से आज तक हमारे पास अभी कोविड-19 के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम इस बीमारी को फाइट दो ही चीजों से कर सकते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव मेजर, और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकता है। और हमारे मुल्क में 2 वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जो यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है। और कंपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्रायल्स की हैं तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 60% से ज्यादा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी यूटी में अभी तक 15 से 16 लाख तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है। हाँ, सोशल मीडिया में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मिथ्स इसमें आए थे कि ये साइड इफेक्ट्स हैं। अभी तक हमारे जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगे हैं कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं पाया गया है। सिर्फ जो आम हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी को बुखार आना, पूरे बदन में दर्द या लोकल साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे पेन होना, ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हमने हर मरीज में देखे हैं। तो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा है। हाँ, और दूसरी बात, लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग
आफ्टर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन टीकाकरण के बाद पॉजिटिव हो गए। इसमें कंपनी से ही गाइडलाइंस है कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो बीमारी की सीवियरिटी है यानी बीमारी की शिद्दत जो है उन मरीजों में उतनी नहीं होगी, यानी कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन जो बीमारी है वो एक जानलेवा बीमारी उनमें साबित नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी ये मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन के बारे में वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए और जिसकी बारी आई, क्योंकि 1 मई से हमारा पूरे मुल्क में जो भी 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा, तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए, वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और ओवरऑल हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी कोविड-19 के इन्फेक्शन से। डॉक्टर नावीद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथियों, हम सब जानते हैं कि बीमारी में हमारे लिए अपने परिवार की देखभाल करना मानसिक तौर पर कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को तो यही काम लगातार कितने ही मरीजों के लिए एक साथ करना होता है। ये सेवा भाव हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है। नर्सिंग स्टाफ द्वारा की जा रही सेवा और परिश्रम के बारे में सबसे अच्छे से तो कोई नर्स ही बता सकती है। इसलिए मैंने रायपुर के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही सिस्टर भावना ध्रुव जी को मन की बात में आमंत्रित किया है। वो अनेकों कोरोना मरीजों की देखभाल कर रही हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार भावना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। भावना जी, यस सर। मन की बात सुनने वालों को आप जरूर ये बताइए कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवारियां, इतने सारे यानी मल्टीटास्क और उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रही हैं। कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जरूर देशवासी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टर जो होती हैं, नर्सेज जो होते हैं, वो पेशेंट के सबसे निकट होती है और सबसे लंबे समय तक होती हैं। यस सर। तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ सकती हैं। जी बताइए। जी सर, मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर 2 मंथ का है सर। हम 14 डेज ड्यूटी करते हैं और 14 डेज के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है। फिर 2 महीने बाद हमारी ये कोविड ड्यूटी रिपीट होता है सर। जब सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी। ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया, सबके सब डर गए, घबरा गए मुझसे। कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना। एक इमोशनल सिचुएशन था सर बीच में, जब मेरी बेटी मुझसे पूछी, मम्मा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो, तो उस समय बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था। लेकिन जब मैं कोविड पेशेंट के पास गई तो मैं एक जिम्मेदारी घर में छोड़ के गई और जब मैं कोविड पेशेंट से मिली सर तो वो उनसे और ज्यादा घबराए हुए थे। कोविड के नाम से सारे पेशेंट इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, हम आगे क्या करेंगे। हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट दिए सर उन्हें। हमें जब ये कोविड ड्यूटी करने को कहा गया
तो सर सबसे पहले हमको पीपी किट पहनने के लिए कहा गया सर, जो कि बहुत ही कठिन है पीपी किट को पहन करके ड्यूटी करना। सर ये बहुत टफ था हमारे लिए। मैंने 2 मंथ की ड्यूटी में हर जगह 14-14 दिन ड्यूटी किए, वार्ड में, आईसीयू में, आइसोलेशन में सर। यानी कुल अलग। मिलाकर तो आप 1 साल से इसी काम को कर रही है। यस सर। वहां जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे कलीग्स कौन है। हम एक टीम मेंबर की तरह काम किए सर, उनका जो भी प्रॉब्लम थे उनको शेयर किए, हम जाने पेशेंट के बारे में और उनका स्टिग्मा दूर किया सर। कई लोग ऐसे थे सर कि जो कोविड के नाम से ही डरते थे, वो सारे सिम्टम्स उनमें आते थे जब हम हिस्ट्री लेते थे उनसे, लेकिन वो डर के कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे। तो हम उनको समझाते थे और सर जब सीवियरिटी बढ़ जाती थी